हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो आपने काफ़ी बार पूछे कमेंट सेक्शन में मुझसे। वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग पूछते हैं सवाल उन सभी का जवाब देता हूं पर्सनली, बट इस वीडियो के माध्यम से जो सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं मैं उन सभी के बारे में आपको एक क्लैरिटी दे दूंगा। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो है एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। तो एग्ज़ाम होने के चांस आपके अगस्त के एंड में है या फिर सितंबर में। तो अगस्त एंड या सितंबर, ठीक है। अब मैं अगस्त एंड की बात कर रहा हूँ तो देखिए अगस्त एंड में आईबीपीएस का एक स्लॉट जो है रिजर्व में है और उस स्लॉट में आईबीपीएस एग्ज़ाम लेके आपको पता है अपना एग्ज़ाम जो है आरवीएनएल का एग्ज़ाम आईबीपीएस संस्था कराती है। तो आईबीपीएस के पास अभी 28 और 29, 28 एंड 29 ये दो डेट पड़ी है एग्ज़ाम के लिए। और ये जो डेट्स हैं वो आईबीपीएस ने रिज़र्व कर रखी थी बैंक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम आईबीपीएस संस्था ही आयोजित कराती है। आपको पता है आईबीपीएस विभिन्न एग्ज़ाम आयोजित करवाती है, तो जो बैंक एग्ज़ाम होती है वो भी आईबीपीएस ही आयोजित करवाती है। तो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम 28 और 29 अगस्त के लिए रिज़र्व कर रखा था आईबीपीएस ने, बट आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में अभी कुछ इशू चल रहे हैं। तो अगर आरआरबी क्लर्क का आपका एग्ज़ाम, ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम 28 और 29 अगस्त को नहीं होता है तो चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम जो आरवीएनएल का एग्ज़ाम है वो 28 और 29 अगस्त को हो जाए। तो एक तो आपके चांस बन रहे हैं कि अगस्त में हो सकती है एग्ज़ाम। अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको वो जो मैंने रिसर्च करी अभी तक उसके आधार पे बता रहा हूँ। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर अगस्त में आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आईबीपीएस ने जो सहकारिता विभाग भर्ती एग्ज़ाम है वो करवा लिया है। तो अब मुझे लग रहा है कि आईबीपीएस जो जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग है वो फटाफट उनको कंप्लीट करेगी, क्योंकि आईबीपीएस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि जो एग्ज़ाम होती है आईबीपीएस वो बहुत ही जल्दी करवाती है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो डेफिनेटली अब तक आपका एग्ज़ाम कब का हो चुका होता। हाँ, एक और फैक्टर जो रहेगा, अगर कोरोना की थर्ड वेव राजस्थान में आ जाती है, ठीक है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो को बात करें, अगर थर्ड वेव आ गई तो आपका एग्ज़ाम डिले होगा, कन्फर्म है, फिर तो डिले होना ही होना है। अगर राजस्थान में कोरोना मरीज़ नहीं बढ़ते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम सितंबर में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब आप मान के चलिए अब आपके पास 40 से 50 दिन का समय मात्र, ठीक है। तो 40 to 50 डेज़ अब आपके पास बचे हैं तैयारी के लिए। तो जो भी बच्चे सीरियस नहीं है प्लीज़ अब सीरियस हो जाओ, आपके पास बहुत कम समय बचा है प्रिपरेशन के लिए। तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है बिल्कुल उनको रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने बात कर ली। एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है अभी बच्चों के मन में, वो ये है कि एग्ज़ाम आईबीपीएस करवाएगी या आरएसएमएसएस भी करवाएगी, ठीक है। अब आपको पता है आरएसएमएसएस भी एग्ज़ाम बहुत धीरे धीरे करवाती है, डिले करवाती है, काफ़ी एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो जाता है जब आरएसएमएसएस भी कोई एग्ज़ाम लेती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आपका पेपर करवाएगा ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पेपर आपके जितने भी होंगे ना आरवीएनएल के अंतर्गत वो सारे पेपर आईबीपीएस ही करवाएगी, ये कंफर्म है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो कि भाई आरएसएमएसएस भी आपका एग्ज़ाम करवाएगी। आरएसएमएसएस भी आपके टाइपिंग टेस्ट करवाती है, ठीक है। तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपका एक बार फेज़ 1 क्लियर हो गया तो टाइपिंग टेस्ट के लिए तो वो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको रिजल्ट के बाद 15 से 20 दिन दिए जाते हैं। जो मैं पिछली बार जब मैंने 2018 में पेपर क्लियर किया था ऑब्जेक्टिव पेपर, तो उसके बाद फेज़ 1 के बाद मुझे 3 सप्ताह मिले थे, ठीक है। 3 सप्ताह बाद उन्होंने बुला लिया था, लगभग 20 दिन मिले थे। तो 20 दिन बाद वो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लेते हैं। तो 15 से 20 दिन की आप विंडो मान के चलो। जैसे आप पेपर में, जैसे आपका लिस्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा फेज़ 1 के अंदर, तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा और वो टाइपिंग टेस्ट आरएसएमएसएस भी आयोजित करवाएगी। अभी तक की जो जानकारी है उस हिसाब से तो यही है, टाइपिंग टेस्ट आरएसएमएसएस भी जो है वो उसको कंडक्ट कराएगी। फेज़ 1 आपका जो है वो आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपकी कंफर्म हो चुकी है अभी। तो एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है अब आपको कि अगस्त या सितंबर में, तो बहुत चांस है कि सितंबर में तो आपका होगा ही होगा।
तो अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ की, फॉर्म कितने भरे गए हैं। ठीक है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है मुझसे कि फॉर्म कितने भरे गए इस बार। तो देखो फॉर्म्स के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ आपसे, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है एग्ज़ाम्स हैं, तो कोई भी इसके कंफर्म अगर आप पूछे, कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है, ना तो किसी के पास ऑफिशियल डेटा है, ये तो केवल डिपार्टमेंट के लोग ही बता सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको फॉर्म कितने हैं इससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस है ना तैयारी में, ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, तो फॉर्म चाहे 10 लाख हो, चाहे एक फॉर्म हो, चाहे 10,000 हो, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो फॉर्म कितने हैं इससे आपको करना क्या है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, सीरियस हो जाओ यार, ये फालतू के प्रश्न होते हैं। फॉर्म चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, आपको उससे क्या मतलब है। आपको तो एक सीट लेनी है ना, क्या 50 सीट आप लेके जाओगे क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। 50 सीट पे आप एक साथ काम करोगे, एक सीट चाहिए। तो फॉर्म कितने हैं उसके बारे में आप बिल्कुल भी आप मतलब टेंशन मत लो। ज़्यादातर लोग नॉन सीरियस ही होते हैं। अगर मान लो फॉर्म इस बार, टोटल फॉर्म की बात करूँ अगर मैं, मान लो 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, टोटल जितनी भी आपकी पोस्ट है 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सीरियस बच्चे, तो लिटरली बता रहा हूँ आपको, सीरियस बच्चे मिलेंगे आपको 10,000। तो बस 10,000 से आपका कंपटीशन, बस इससे ज़्यादा से नहीं है। और ये तो मैं सभी कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जैसे मैं अगर आईए की बात करूँ, ठीक है, आईए में आपकी जनरल की जैसे टोटल पोस्ट आईए की मान लो 46 पोस्ट आई है, तो इन 46 पोस्ट के लिए 4600 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए। हज़ार हज़ार है ना, हज़ार हज़ार लोग होंगे जो बहुत सीरियस होंगे, जो इन पोस्ट पे ऊपर जाना चाहते होंगे। तो इसलिए आप जितने भी मतलब जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, जिस भी एग्ज़ाम की, फॉर्म कितने हैं ये सब फालतू की चीज़ों से बचो और अपना कंसंट्रेशन प्रिपरेशन पे लगाओ। टेस्ट पेपर सॉल्व करो, जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने टेस्ट पेपर सॉल्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अपने खुद के टेस्ट बनाओ। जितने ज़्यादा आप इस तरह की चीज़ें करोगे ना, उतने आपका प्रिपरेशन और मजबूत होगी आपकी प्रिपरेशन, और उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। तो फालतू के क्वेश्चन छोड़ो और जो रियल इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उस पर ध्यान दो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं। दिन में कम से कम कोशिश करो, अगर आपके पास बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक होगी ना, आप जो भी खरीदिए, ठीक है, तो जैसे आपने मान लो किसी की भी बुक खरीदी है, मान लो राय पब्लिकेशन की बुक खरीदी है, तो उसमें आप कोशिश करो कि दिन के मैं 400 से 500 MCQ सॉल्व करूँ। भाई इतना टारगेट तो लेके चलो, 400 से 500 MCQ सॉल्व करो। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बार में याद हो जाएंगे, 4-5 बार पढ़ोगे जब जाके आपको समझ में बैठेगी चीज़ें। तो जब तक आप इतनी स्पीड नहीं बनाओगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास 40 से 50 दिन बचे हैं, तो इतने क्वेश्चन तो आपको डेली सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों को साथ लेकर चलना स्टार्ट कर दो। तो ये तो आपका हो गया फॉर्म के बारे में जानकारी, ठीक है। तो फॉर्म्स कितने हैं ये किसी को नहीं पता, पहली चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ। किसी से आप यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करके पूछोगे सेम चीज़, मुझे पता है जो मेरे चैनल पे आ रहा है ना, वो जितने भी होंगे ना, कोई 10 चैनल पे और भी जा रहे होंगे आप लोग, एक चैनल पे तो आप ऐसा नहीं है कि रुकते होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। और वो अच्छी बात भी है, देखो, ठीक है, सब चीज़ों को देखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो देखो, इंग्लिश अगर मटेरियल की बात करूँ ना, तो कोचिफाई चैनल है, कोचिफाई नाम का चैनल है, एक मैम पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है कोचिफाई। मैं तो पूरा सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि भाई अगर आपको कोई चीज़ मेरे चैनल पे नहीं समझ में आ रही है, अब कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, भाई दूसरे चैनल पे जाओ, अपना फ़ायदा देखो। इसी चैनल पे रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। तो आप अदर चैनल्स का भी यूज़ कर सकते हो, कोचिफाई हो गया, आपके अदर चैनल्स हैं। मैं खुद भी कभी कभी अगर मुझे लगता है कि हाँ कोई पॉइंट देखना है, तो मैं कोचिफाई से देख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कोई चैनल अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आना चाहूँगा, मुझे आज ही बहुत बार मतलब लोग कमेंट करते रहते हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी, मुझे पता है जो भी बच्चे होते हैं बेचारे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं काफ़ी ज़्यादा कि अ, आपको पता है एग्ज़ाम नहीं लग रही है और कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जॉब नहीं लगी और घर वालों का प्रेशर रहता है, ये सारी चीज़ें होती रहती है, इस वजह से बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। मैं समझता हूँ आप सभी की प्रॉब्लम। तो एक बच्चे ने मुझसे बोला है कि मूमल जो है उसकी PDF बना के भेज दो, ठीक है।
देखो, पहली चीज़ तो अगर मैं किसी बुक की पीडीएफ बना के भेजता हूँ, पहली बात तो मेरे पास मूमल है ऑफलाइन, इसकी पीडीएफ बनाने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। ये कोई आसान काम नहीं है पीडीएफ बनाना, इसमें जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। और टाइम की भी तो चलो छोड़ो, मैंने कहीं से भी मैं मैनेज करके आपके लिए टाइम निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये इलीगल है, अगर मूमल पब्लिकेशन चाहे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं। अगर मैंने अपने मोबाइल से कोई पीडीएफ बनाई है ना, तो उसको पता लगाने के, उसको ट्रेस करने के बहुत तरीके होते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेरा यूट्यूब चैनल ही बंद हो जाएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा कहाँ से। तो इस तरह की चीज़ें मैं नहीं कर सकता। और जो लोग हैं उसमें, मतलब मुझे काफ़ी फ़नी लगता है, ये बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं इसलिए हमें पीडीएफ शेयर कर दो। तो भाई, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, उसको देखने के लिए आपको कम से कम 6-7 हज़ार का फ़ोन तो होगा आपके पास, और 400 रुपये का इंटरनेट रिचार्ज कराओगे। ठीक है, तो गरीब कहाँ से हुए? 1600 का फॉर्म भरा है आपने और 100 रुपये की बुक नहीं खरीदी जा रही। भाई ये मेंटेलिटी अगर लेके चल रहे हो ना, 1600 का फॉर्म है, 100 रुपये की किताब आती है मूमल की, 100 की भी नहीं आती मूमल की, तो 75 रुपये की आती है। तो यार 75 रुपये की मैगज़ीन नहीं खरीदी जा रही ना, तो फिर तो भाई छोड़ दो प्रिपरेशन, कोई मतलब नहीं। आप मतलब फालतू में और टाइम वेस्ट करोगे जाके। तो इसलिए ऐसी हरकतें मत करो। कम से कम बुक्स तो जो है प्रॉपर ख़रीद लो, अगर एग्ज़ाम सच में पास करना चाहते हो तो। बिना बुक्स के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। केवल यूट्यूब से अगर आप सोच रहे हो कि आप 10 चैनल देख लोगे और आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बिना बुक पढ़े ना कोई एग्ज़ाम पास हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। ठीक है, तो आपको मूमल तो ख़रीदनी पड़ेगी, और पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो भाई, ऑफलाइन बुक ले आओ मार्केट से जाके। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके आसपास बुक मिल नहीं रही है, तो देखो मैं उसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। आप सर्च तो करो, आप अमेज़ोन पे जाओ, ठीक है, ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर दो यार। 50 रुपये ज़्यादा लगेंगे, बस 50 से 60 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो अगर यार 150 की भी आपकी बुक पड़ जाती है टोटल, तो कौन सा आफत तो आ नहीं जाएगी। ठीक है, 50 रुपये तो आप ऐसे वेस्ट कर देते होंगे इधर उधर, तो वहाँ 50 रुपये बचाने की मत सोचो। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, बहुत से आपके पास आजकल तो यार आप घर पे आ जाती है किताब, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेंशन की लो ही मत आप, ये बाहर नहीं मिल रही। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अगर नहीं मिल रही हो ना, मैं अदर बुक्स स्टोर भी हैं, मैंने लिंक भी डाल रखा था, आप मेरी ओल्ड वीडियो देख लेना। मुझे अभी वो याद नहीं है, एक एक बुक कंपनी है, जयपुर की है, आई थिंक वो सब जगह प्रोवाइड कर देगी राजस्थान में आपको। तो अगर आप मूमल चाहिए, वो अपने चार्जेस लेगी कुछ, शायद जितने भी लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वो आपको भिजवा देंगे आपके घर पे, तो उसकी तो आप टेंशन छोड़ो। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कस हो गई। अब एक डिस्कस करूँगा जो बहुत, मतलब जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता बेसिकली, बट एक चीज़ मुझसे बार बार पूछ रहा है, एक बंदे ने मुझे बार बार मैसेज करा है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी को फालतू में परेशान नहीं करता। तो एक बोल रहे हैं कि भाई आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, पहली बात तो आप किस हैसियत से बना रहे हो। मतलब मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी मैंने अपलोड करी है। इंग्लिश की अलग करी है, ठीक है, इंग्लिश की करी है, हिंदी की करी है, रीजनिंग की करी है, आपकी मैथ्स की करी है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको, और एक राजस्थान जीके की मैंने करी है। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो वो मुझे बार बार इसी चीज़ के बारे में पूछे जा रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्यों, मतलब गुमराह क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों आप लोगों को बरगला रहे हो। आपने अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, तो आप किस हैसियत से ये सब स्ट्रैटेजी बना रहे हो। तो मैंने बहुत बार उनको समझाया, बट वो लगता है उनको समझ में बात आ नहीं रही है, तो मुझे टॉपिक उठाना ही पड़ा। तो देखो, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैंने किसी को इस चैनल पे आपको बोला नहीं है ऐसा कि आप इसी चैनल की चीज़ें देखो। मैं तो अपने मुंह से दूसरे चैनल का नाम ले लेता हूँ। आप कभी अगर देख लो ना ऐसी चीज़ें, तो मैं मान जाऊँगा कि कोई यूट्यूबर किसी दूसरे चैनल का नाम ले ले। मैं तो आपको साफ बोलता हूँ कि आपको पढ़ना है तो कोचीफाई पे चले जाओ। ठीक है, वहाँ भी मटेरियल अपलोड होता रहता है। फोटोन बूस्ट चैनल है, यशपाल सर पढ़ाते हैं फोटोन बूस्ट पे। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। यार जो चैनल आपको अच्छा लगे ना, उस पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, किसी भी चैनल से कोई लगाव मत रखो। आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपका टारगेट है एग्ज़ाम निकालनी है, आपको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। फालतू की चीज़ें मत करो। हर चैनल पे जाके आप सेम कमेंट करोगे तो वो बेकार काम है। नेगेटिव कमेंट कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे भी बहुत सहनशील आदमी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये पूछो कि मेरे क्रेडेंशियल्स क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि 2018 में मैंने जितना भी मैंने आपको अभी तक आपको स्ट्रैटेजीज बताई है ना, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके 2018 का ऑब्जेक्टिव पेपर मैंने क्लियर किया था। और उस वक्त है ना, और मैं आपको लिटरली बिल्कुल क्लियर चीज़ बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा था। मैंने खुद से बैठा, मैंने सिलेबस देखा सबसे पहले। अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्लियर करनी है ना, मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ, सिलेबस देखो, टॉपिक सर्च करो, उस टॉपिक के 50 से 60 MCQ अच्छे से क्लियर कर लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैंने सिलेबस देखा कंप्यूटर साइंस का, मैंने एक बुक मंगा ली थी, उसको पढ़ लिया पहले तो सारी बुक को। मुझे राजस्थान जीके का कुछ नहीं पता था उस वक्त, अब तो मुझे फिर भी ठीक ठाक नॉलेज है इसकी। उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था, 2018 की बात कर रहा हूँ। मैं ऑफिस के बाद आके पढ़ता था 4 से 5 घंटे। मैंने मात्र 20 दिन पढ़ाई करी, मेरा पेपर निकल गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं भटका नहीं बिल्कुल भी। मुझे पता था, मुझे ये मैंने एक बुक आई थी शुभम पब्लिकेशन की, ठीक है, आईए की, शुभम पब्लिकेशन की बुक थी आईए की। मैंने वो बुक पूरी कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने राजस्थान जीके के लिए थोड़ा बहुत राजस्थान का इंटरनेट से पढ़ लिया, जो भी वेबसाइट मिली मुझे ठीक ठाक, मैंने वहाँ से पढ़ लिया। यूट्यूब वगैरह मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने तो बस सीधा वेबसाइट ब्राउजिंग करके और जो भी अच्छी अच्छी साइट्स थी वहाँ से मैंने पढ़ लिया। इसके बाद जो इंडिया जीके थी उसमें मैंने बायोलॉजी वगैरह मैंने थोड़े से क्वेश्चन देख लिए थे पहले भाई। इस जैसे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कोई CH3COOH, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो बताओ ये कौन सा रसायन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन सभी की मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। तो ये सब चीज़ें करके गया था मैं, और पेपर निकलता है भाई। और मैं आपको बता दूं, वो पेपर बहुत टफ था। मुझे आज भी याद है, मैं नोएडा सेंटर में गया था और बच्चे बिल्कुल, मतलब बच्चे जब निकले ना, मुंह उतरे हुए थे सबके, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। आप खुद देखो ना, कट ऑफ 200 में से कितनी कट ऑफ गई है, 112.25 ये कट ऑफ गई है। अब आप सोच लो, मात्र 56% कट ऑफ गई है। कितना टफ पेपर रहा होगा। टेक्निकल का तो ऐसा पेपर था ना, मुझे तो लगा जैसे मैं कोई आईआईटी का पेपर देने आ गया हूँ। इस लेवल का टेक्निकल का पेपर था, बहुत टफ पेपर था। टेक्निकल में आप मानोगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो नेट यूजीसी में पूछे जाते हैं। नेट की एग्ज़ाम होती है ना, उस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे टेक्निकल में। गेट लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न मैंने देखे हैं जो मैंने गेट में देखे थे, मैंने गेट का भी पेपर दिया है। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। आप इस एग्ज़ाम को हल्के में मत लो। जो भी इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की तैयारी करें, मैं खासकर उनको बोल रहा हूँ, कंप्यूटर पार्ट को हल्के में मत ले लेना। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने कभी सुनी नहीं होगी ऐसी चीज़ें, मैंने कभी सुना नहीं। मतलब उसके बाद मैंने पढ़ लिया LR1, LR0, LR2, ये कैशे के अंदर, इसके अंदर भी एक पूछ लिया कि बताओ कौन सा रजिस्टर वगैरह होता है। भाई इतनी जानकारी तो है ना, गेट वाले भी नहीं जानते होंगे। ऐसे क्वेश्चन आए थे, लिटरली बच्चे हिल गए थे वहाँ पे। और ऑप्शन भी 5 ऑप्शन लो, लगाओ तुक्के, कोई तुक्के भी नहीं लगने वाले। तो आप इस एग्ज़ाम को हल्के में मत लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, वहाँ जाके ब्लैंक हो जाओगे नहीं, कुछ हवा ही नहीं लगेगी। DBMS में एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना, उसमें मतलब रिकॉर्ड्स कुछ थे, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वो इतना टफ क्वेश्चन था ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 100 में से 99 बच्चे उस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे कि पूछ क्या रहा है। इतना टफ क्वेश्चन था वो। और डेटा स्ट्रक्चर में तो उन्होंने B*, B+, B- ये ट्रीज पूछे। यार ये बहुत डीप क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएंगे B*, B+, B- क्या होता है ट्रीज, ठीक है। तो पेपर का लेवल टफ भी आ सकता है, आप तैयार हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, फालतू की चीज़ें मत करो। 40 दिन बचे हैं भाई, अच्छे से टेक्निकल बना लो। अगर आप इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हो तो अपना टेक्निकल बहुत मजबूत करके चलो। अगर पार्ट बी में मान के चलो राजस्थान जी की, तो अगर आपकी बहुत टफ आ गई ना, तो सारी सारी हैकड़ी निकल जाएगी 1 मिनट में। क्योंकि राजस्थान जी की टफ आई तो आपका पार्ट भी तो ख़त्म समझो। फिर आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते। फिर आपके 80 में से 40 नंबर बनेंगे वहाँ पे। फिर आपको टेक्निकल पार्ट बचेगा। ये सच्चाई है भाई। इसको अब जिसको फॉलो करना है करो। जिसको मेरी स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करनी, तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई दबाव नहीं है।
मैं तो ना कभी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स करता हूँ, मैं तो कभी ये भी नहीं बोलता सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो, भाई कभी नहीं बोला मैंने। तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है सब चीज़ें। तो जो वो बोल रहे थे उनका आंसर यही है, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद है तो फॉलो करो। मैं किसी को यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना रहा, बच्चे नहीं हो आप लोग जो बेवकूफ़ बन जाओगे। वैसे भी आप 10 चैनल पे जाते हो यार, दिमाग लगाओ अपना, अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। भाई मैं क्या क्या पढूं, मैं टेक्निकल में कितना पढूं, टेक्निकल पार्ट कितना पढ़ना है, और आपका नॉन टेक्निकल पार्ट कितना पढ़ना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ यार। किसी के ऊपर रिलायंट मत बनो, ऐसा मत बनो कि कोई आपको मतलब हलवा खिलाएगा खुद से आके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो भाई आप अगर क्रिटिसाइज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना काम करता रहूँगा। मैंने तो अपनी बात रख दी है, अब आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भाई मैं बोल रहा हूँ 40 से 50 दिन ये मैक्स है भाई। इससे ज़्यादा अगर आपको मिल गई ना तो आपकी किस्मत है, इतने में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। आरआरबी जेई अगर सॉरी आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है आपका बैंक क्लर्क, आरआरबी क्लर्क अगर नहीं हुआ तो ये मान के चलो आपके पास फिर 30 दिन बचे हैं इस पेपर के लिए। फिर तो कोशिश करेगी आईबीपीएस। देखो आईबीपीएस का रिकॉर्ड है कि भाई एग्ज़ाम फटाफट करवानी है, रिजल्ट फटाफट देना है, उनका रिकॉर्ड है, ये बेदाग है वो बिल्कुल, इस मामले में वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। तभी तो बोल रहा हूँ, अगर कोरोना नहीं होता ना, मैंने जब 2018 में, मुझे लगा था कि बहुत टाइम लगेगा, 2018 में जब मैंने पेपर दिया ना भाई, 3 महीने में तो सारा काम होके फ्री हो गई, फ्री हो गया सब कुछ। तो इतना जल्दी काम होता है आईबीपीएस द्वारा। इसलिए आग लगने पर कुआं खोदना, वो वाली कहावत है ना, वो वाला काम मत करो कि जब डेट आएगी तभी पढ़ेंगे, अब तो रिवीजन तभी करेंगे, नहीं तो टाइम पास चल ही रहा है। तो वो मत करो यार। और मैंने आपको बता दिया सारा, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, मेरी तरफ से मुझे तो क्या मतलब है। ठीक है, तो इन सब बातों से बचो और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, उसी से आपका सिलेक्शन होना है। और जो भी किताबें लाए हो उनको पढ़ लो एक बार, कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लो। ज़्यादा यूट्यूब पे भी मत घूमो, सबसे अच्छा तरीका है बुक पढ़ो। जितनी बार बुक पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांस होंगे। कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ के कोई कुछ नहीं बना आज तक। आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, थोड़ा सा देख लो, अपने हिसाब से बनाओ टाइम टेबल वगैरह, और फिर बुक पढ़ना स्टार्ट करो भाई। बुक ये जो आपको पहुंचाएगी लक्ष्य तक। ठीक है, एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें एक मेरा प्लान है कि बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन है कि यार स्टैटिक जीके के लिए ना मार्केट में 50 किताबें हैं, तो कौन सी पढ़े। तो देखो, अगर आपको सच में सही बुक पढ़नी है ना, तो मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, या तो लक्ष्य पढ़ो, लक्ष्य की बुक पढ़ लेना, या सिखवाल की पढ़ना। ओके, सॉरी इसमें कुछ हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लक्ष्य या सिखवाल की बुक, दोनों में से कोई एक पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। लक्ष्य या सिखवाल बेस्ट है, क्योंकि इनमें गलतियाँ कम है, सिंपल सी बात है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा उनमें डिफरेंस क्या है। मैं बुक मेरे पास पढ़ी है, लक्ष्य और सिखवाल दोनों, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे बेस्ड होगी। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से आप कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, ताकि आपका मतलब अच्छे से वहाँ पे जो है कम से कम कुछ क्वेश्चन करने का तो चांस रहे। ठीक है, और अच्छे से आप परफॉर्मेंस दे सको राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।